गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अध्याय 8 पर चर्चा कर रहे थे। IUPAC पद्धति से नामकरण कर रहे थे, जिनमें 3 क्रियात्मक समूह आपने पढ़ लिए थे। अगला क्रियात्मक जो समूह होता है वो होता है एल्डिहाइड। कौन सा होता है? एल्डिहाइड। ठीक है, जिसमें क्या अनुलग्न लगेगा वो देखिए। तो एल्केन श्रेणी उनके साथ बनाएंगे, इसमें अनुलग्न लगेगा एल। क्या लगेगा? एल। ठीक है, और लास्ट जो सी होता है उसके साथ एचओ सिलेक्ट करेंगे। जो लास्ट सी है तो एक सी के साथ एचओ, और लास्ट सी के साथ कितने एच आते हैं? एल्केन श्रेणी में 3 आते हैं, 3 होता है। तो देखिए इसकी संयोजकता तो जो इस प्रकार दर्शाई जाती है COOH। तो इसका अर्थ है 3 एच के स्थान पर कौन आ गए? एक तो दो संयोजकता तो पूर्ण कर दी गई ऑक्सीजन के द्वारा और एक हाइड्रोजन के द्वारा। ध्यान रखना ये OH नहीं है, HO है। लास्ट सी के साथ 3 H के स्थान पर HO संयोजित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 2 H के स्थान पर 2 संयोजकता को कौन पूर्ण कर रहा है? O कर रहा है, और एक संयोजकता कौन पूर्ण कर रहा है? H कर रहा है। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले से संबंध बनाते हैं। मेथेन होता है पूर्वलग्न, आप इसके साथ अनुलग्न जोड़ते हैं तो मेथेनेल। तो एल की ध्वनि आ रही है, नहीं आ रही है? मेथेनेल। तो मैथ में कार्बन होता है 1 और आपके पास उत्तरी होता है CH4। तो इसमें 3 H के स्थान पर तो HO आएगा। क्या आएगा? HO। और 4 H थे तो 1 H इस प्रकार आप यहाँ पर शोधित करके दिखा दो। ये बन गया मेथेनेल, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग एथेन के साथ एल जोड़ते हैं, एथेनेल। ठीक है, एल की ध्वनि आ रही है। तो पहले देखते हैं एथ। एथ में कार्बन होते हैं 2। एल की ध्वनि आ रही है तो लास्ट में क्या होता है? ये इस प्रकार मेथेन का सूत्र बनाते हैं CH3। पहले मैंने आपको पूर्व बताया है। तो लास्ट में 3 H के स्थान पर क्या आ जाएगा? HO आ जाएगा, क्योंकि HO 3 संयोजकता को पूर्ण कर देता है। इसी प्रकार प्रोपेन के साथ जोड़ते हैं। प्रोपेन के साथ जोड़ते हैं तो प्रोपेनेल हो गया, नहीं हो गया? तो प्रोप में कार्बन होते हैं 3, 1 2 3। तो लास्ट के साथ तो मैंने आपको बताया है क्या संयोजित करना होगा? HO संयोजित करना होगा। और वो ये शुरुआत में क्या होता है? H थे, क्यों? इसी एक डैश इसके साथ 3 संयोजकता पूर्ण और करनी होगी। इसके साथ 2 डैश है तो क्या लगेगा? H2। इसी प्रकार अगला है अपना ब्यूटेनेल। ब्यूटेन के साथ एल जोड़ेंगे, ब्यूटेनेल। ब्यूट में कार्बन कितने थे? 4, 1 2 3 4। लास्ट के साथ HO, और वो ये शुरुआत में H3, बीच में क्या आता है? सदैव H2 है, कैंसर में ही आता है। इसी प्रकार पेंटेनेल। क्या है? पेंटेनेल। तो पेंट में कार्बन कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 और 5। लास्ट के साथ HO जोड़ देंगे, एल की ध्वनि है, और वही क्रिया विधि है H3 H2 और H2। कोई दिक्कत नहीं है। एक हेक्सेनेल आप बनाइए, हेक्सेनेल। ठीक है, तो हेक्स में कार्बन कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। आपने इस प्रकार लिख लिया होगा शायद। और एल की ध्वनि आ रही है तो लास्ट सी के साथ क्या लगाओगे? HO। 3 H के स्थान पर HO संयोजित हो गया। ठीक है ना? HO 3 संयोजकता को पूर्ण करता है, और वही है ये H3 H2 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 H2। ये अपना चौथा क्रियात्मक समूह हो गया। 3 पहले बता दी थी, चौथा ये हो गया एल्डिहाइड। ठीक है ना? लास्ट में लगाना है, मध्य मत लगा देना, नहीं क्या बन जाएगा? एल्कोहल का पद बन जाएगा। तो ध्यान रखना लास्ट में सी के साथ क्या संयुक्त होगा? एल ध्वनि आई तो HO। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट क्रियात्मक समूह देखते हैं अपने सिलेबस से संबंधित।
अगला क्रियात्मक समूह है तो बताते हैं आपको। 5वां कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें जो अनुलग लगेगा 5वां अपना लास्ट ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह है। इसमें जो अनुलग लगेगा उसकी ध्वनि क्या होगी? ओइक अम्ल की होगी। किसकी होगी? ओइक अम्ल। ठीक है। और लास्ट जैसे उसमें पहले वाले में एच संयोजित किया था, इसका प्रतीक चिन्ह होगा कि लास्ट सी के साथ डबल ओ असंयोजित होगा 3 एच के स्थान पर। अब इसकी संयोजकता को दर्शाते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये ओ है, इसमें 2 संयोजकता को पूर्ण कर रहा है, ये ओ एच है, 1 संयोजकता पूर्ण कर रहा है। पीछे वाले में एच कर रहा था, इस बार कौन कर रहा है? ओ एच कर रहा है। ठीक ना, ये प्रतीक चिन्ह होता है इसका। ठीक है, इस प्रकार इसको व्यक्त किया जाता है। 3 एच के स्थान पर डबल ओ एच संयोजित करना है तो बना सकते हो। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहला बनाते हैं मेथेन। मेथेन के साथ संयोजित करना है अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल। क्या बनेगा? मेथेनोइक अम्ल। तो मैथ में कार्बन क्या होता है? 1 होता है। मैथ ये बताता है कार्बन की संख्या 1, ओइक अम्ल है। तो आपको पता है मेथेन का सूत्र होता है CH4। तो 3 एच के स्थान पर तो क्या संयोजित करना है? OH, डबल ओ एच। 4 होते हैं, एक ये इस प्रकार लिखेंगे मेथेनोइक अम्ल। इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है फार्मिक अम्ल। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको? फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। क्या? चींटी के डंक मारने पर व्यक्ति को जलन व दर्द का एहसास क्यों होता है? जलन या दर्द क्यों होता है? तो क्या बताया जाता है कि चींटी के डंक में, चाहे मधुमक्खी हो चाहे चींटी हो, उनके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। तो क्या होता है? ज्वलनशील होता है, जिसके कारण डंक वाले स्थान पर जलन व दर्द होने लगता है। तो फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCOOH। ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? ये समूह का सदस्य होता है। ठीक है, ये ज्वलनशील होता है, जिसके कारण चींटी या डंक वाले स्थान पर चींटी के डंक लगाने पर डंक वाले स्थान पर क्या होगा? जलन दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला भाग इसका एथेन। एथेन के साथ संयोजित करते हैं ओइक अम्ल तो क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखिए एथ, तो एथ बताएगा कार्बन की संख्या को। इसके साथ अनुलग्न के रूप में क्या है? ओइक अम्ल। क्रियात्मक समूह से संबंधित अनुलग्न क्या है? ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल की जैसी ध्वनि आए तो लास्ट में 3 एच के स्थान पर क्या संयुक्त करेंगे? डबल ओ एच। ठीक है, और शुरुआत में वही क्रिया विधि है CH3। इसका भी दूसरा नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। और इसके 3% मात्रा को या विलयन को क्या कहते हैं? 3% होना चाहिए। ठीक है ना। उस 3% को क्या कहते हैं? सिरका कहा जाता है, जिसका उपयोग अचार में किया जाता है। इसमें किया जाता है? अचार में। अब देखिए अगला भाग देखते हैं। प्रोपेनोइक अम्ल। देखिए प्रोपेनोइक, प्रोप में कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। और अनुलग्न के रूप में क्या आ रहा है? ओइक अम्ल आ रहा है।
तो इससे पता चलता है कि आपके पास क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और संकेत क्या लगेगा, लास्ट सी के साथ WH संयोजित होगा 3H के स्थान पर। तो प्रोब में कार्बन कितने हो गए, 3, 1, 2 और 3, लास्ट सी के साथ क्या जोड़ देंगे, WH। ये WH आपको मैंने पूर्व में बताया था 3 संयोजकता को पूर्ण करता है, इसलिए H3 के स्थान पर क्या संयोजित कर रहे हैं, WH। और मध्यम वही क्रिया विधि रहती है जैसे आपने पीछे पढ़ा है, CH3 मध्यम क्या लगता है, H2, तो CH3 CH2 COOH। इसी प्रकार अगला देखते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूट, तो ब्यूट बताता है कार्बन की संख्या को, तो कार्बन ब्यूट में कितने होते हैं, 4। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या लगा हुआ, अनुलग्न क्रियात्मक समूह के रूप में ओइक अम्ल, ओइक अम्ल है तो क्या लगाएंगे, WOH, 3H के स्थान पर क्या लगेगा, WOH। और वही है, शुरुआत में क्या लगता है, H3, मध्य में C के साथ क्या लगेगा, H2, इसके साथ मत लगा देना, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखते हैं, बनाइए आप लोग, पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेनोइक अम्ल, शायद बना लिया होगा। पेंट में कार्बन कितने होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, ध्यान रखना। अब ओइक अम्ल की ध्वनि आ रही है तो क्या होता था, लास्ट के साथ क्या संयोजित कर देंगे, WH। और वही है, शुरुआत में क्या लगता है, H3, मध्य में कार्बन के साथ क्या लगेगा, H2। तो मध्य में कार्बन की 2 संयोजकता पूर्ण होती है, 2 की कमी रहती है, तो H2 और इतनी है। लास्ट बनाइए, हेक्सेनोइक अम्ल। हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल। तो हेक्स क्या करता है, कार्बन की संख्या को कितनी होती है, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ओइक अम्ल की ध्वनि आ रही है लास्ट में अनुलग्न के रूप में, तो लास्ट के साथ क्या लगेंगे, WOH, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरुआत में आपको पता है कार्बन की 1 संयोजकता पूर्ण है, 3 की कमी है, तो संयोजकता पूरी करते हैं, CH3, मध्य में क्या लगता है, H2, क्योंकि मध्य में कार्बन के साथ 2 संयोजकता पूर्ण नहीं होती है, बन गया होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 5 क्रियात्मक समूह थे जिनसे संबंधित नामकरण हमने किया, ठीक है। अब देखिए आगे प्रतिस्थापित समूह से संबंधित नामकरण करेंगे। कुछ अन्य नामकरण है प्रतिस्थापित समूह से संबंधित, तो पहले उन प्रतिस्थापित समूह के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आपके यहाँ पर यूज में लिए जाएंगे। फिर इसके बाद में उनकी यदि संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उनको किस प्रकार लिखते हैं, तो देखिए आगे बताते हैं आपको। महत्वपूर्ण प्रतिस्थापित समूह है, प्रतिस्थापित समूह है, ठीक है। जैसे ये देखा पहला CH3, यहाँ पर एडेस लगा, ध्यान रखना। तो इसका जो नाम होता है वो बोला जाता है मेथिल, क्या बोला जाता है, मेथिल, ठीक है। इसी प्रकार 2 नंबर पर आ जाए जैसे CH2 CH3, तो इस प्रतिस्थापित समूह का नाम होगा एथिल,
क्या होगा, एथिल। इसी प्रकार ये भी हो सकता है CH2 CH2 CH3, इसको कहते हैं प्रोपिल। क्या कहते हैं, प्रोपिल, ठीक है ना। इसी प्रकार अनेक नाम और भी है, जैसे ये आ गया 4 नंबर पर NO2, इसको कहेंगे नाइट्रो। क्या कहेंगे, नाइट्रो। आई आ गया, आई को कहेंगे आइडो। जैसे F आ गया, तो F को कहा जाता है फ्लोरो। क्या कहा जाता है, फ्लोरो। इसी प्रकार Cl आ गया, तो Cl को कहा जाता है क्लोरो। क्या कहा जाता है, क्लोरो, ठीक है। इसी प्रकार Br आ गए, Br, इसको कहा जाता है ब्रोमो। क्या कहा जाता है, ब्रोमो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी समूह है जिसके बारे में आपको जैसे CH2 CH3 मिल जाए तो उसको एथिल कहा जाता है। अब प्रतिस्थापी समूह होते क्या है, तो देखिए कुछ इस प्रकार के आपको संरचना सूत्र दिए जाते हैं जिनमें बाह्य भाग पर, इन बाह्य भाग पर कुछ न कुछ जैसे IFCl Br संयोजित कर दिए जाते हैं, ठीक है। अर्थात आप एक नामकरण करने के लिए लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और उनके अलावा जो बाह्य भाग पर कुछ भाग संयोजित हैं उन भाग को क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापी समूह कहा जाता है। जैसे H के स्थान पर एक H के स्थान पर आप जोड़ दें तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। तो इनके नामकरण के लिए सबसे पहले तो क्या किया जाता है, सबसे लंबी कार्बन से संबंधित सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक लंबी श्रृंखला जो होती है कार्बन से संबंधित उसका चयन किया जाता है। फिर यदि एल्केन श्रेणी है और उनमें ये प्रतिस्थापी समूह संयोजित हो गए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इस प्रकार एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH, आई जोड़ दिया, जैसे मान लीजिए CH3, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए, कर लिया। फिर इसके बाद में क्या किया जाता है, जो प्रतिस्थापी समूह है उसको सबसे कम अंक प्रदान होना चाहिए। यदि आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे कम अंक प्रदान करना है किसको, प्रतिस्थापी समूह को। तो ये I क्या है, इस श्रृंखला से बाहर कोई भाग आ गया नहीं आ गया, इसको ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी समूह हो गया। तो इसमें सबसे पहले तो सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा, ठीक है ना। क्या किया जाएगा, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। और फिर इसके बाद में इसको अंक प्रदान किए जाते हैं। क्या प्रदान किए जाते हैं, अंक। अब वो अंक इस साइड से दें, जैसे 1 2 3 4, या इस साइड से दें, तो उसके लिए यदि आपके पास एकल बंध है प्रत्येक कार्बन के बीच में, अर्थात एल्केन श्रेणी से संबंधित कोई समूह दे रखा है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो प्रतिस्थापी समूह उसको कम से कम अंक प्रदान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम से कम अंक प्रदान होना चाहिए। जैसे यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4, इस साइड से यदि कार्बन को अंक प्रदान कर रहे हैं तो ये जो प्रतिस्थापी समूह I अर्थात आइडो, तो इसको 3 अंक प्रदान हो रहे हैं। और इस साइड से यदि देखते हैं तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो इस साइड से इसको क्या है, 2 अंक प्रदान हो रहे हैं। तो इसका अर्थ है इसका जो सही नामकरण होगा, चयन जो किया जाएगा वो इस प्रकार, इस साइड से इसको कार्बन को अंक प्रदान करना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह को सबसे कम अंक प्रदान हो रहा है। इस साइड से 3 हो रहा था, इस साइड से 2, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नामकरण करते हैं, तो सबसे अधिक लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, फिर इसके बाद में प्रतिस्थापी समूह को कम अंक प्रदान कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नामकरण करते हैं तो ध्यान रखना इसमें क्या किया जाता है, जैसे ये नॉर्मल नामकरण है, ये देख रहे हैं सबसे पहले
तो इसमें सबसे पहले तो प्रतिस्थापी समूह वो लिखो। तो 2 कितने पर प्रतिस्थापी समूह है? 2 पर। तो 2 आइडो, क्योंकि आई को क्या कहते हैं? आइडो कहते हैं, ये लिखा हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद में नामकरण लिखिए इसका कॉमा लगाकर। तो 4 पर क्या बनता है? ब्यूट, एल्केन श्रेणी है तो ब्यूटेन। ठीक है ना। तो 2 आइडो ब्यूटेन तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए दिक्कत कहाँ पर आएगी, परेशानी कहाँ पर आएगी। कई बार क्या होता है कि एक ही, जैसे नामकरण, जैसे मान लीजिए नया समूह बना कर बताता हूँ आपको। CH3 CH CH3 CH 2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। तो ये इस प्रकार आपको संरचना सूत्र बनाकर दे दिया जाए और कहा जाए इसका नामकरण कीजिए। तो इसमें सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, तो ये कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे लंबी श्रृंखला है, यहाँ से इस प्रकार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आपको इसमें अंक प्रदान करना है। तो अंक प्रदान करना है तो 2 आपके पास प्रतिस्थापी समूह आ गए इसमें। अब इसको 1 और 2 3 4 मिल रहे हैं, 5 6। अब कौन से को कम अंक प्रदान किया जाए? ठीक है ना, कौन से को कम अंक प्रदान किया जाए? तो यदि 2 प्रतिस्थापी समूह आ जाते हैं तो उनके अंग्रेजी वर्णन देखिए, उनके आधार पर जिसका अंग्रेजी वर्णन पहले आता है उसको सबसे कम अंक, उसके बाद में दूसरे को अंक प्रदान किया जाता है। तो ये CH3 तो क्या होता है? मेथिल होता है। क्या होता है? मेथिल। तो इसका अर्थ है एम आएगा इसमें। क्या आएगा? एम वर्ड आएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं एथिल, इसमें ई आता है। क्या आता है? ए। तो ए पहले आता है या एम? तो ए पहले आता है, तो इसका अर्थ है सबसे कम अंक इसको प्रदान होगा। तो देखिए करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे अधिक लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में हमने क्या किया कि इनको कम अंक प्रदान किए। तो 2 प्रतिस्थापी समूह थे, अंग्रेजी वर्ण वाला के आधार पर इनको कम अंक प्रदान किए। ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं, तो क्या आएगा? ये क्या है? एथिल। तो 3 एथिल, 3 एथिल। ध्यान करना, यदि नाम लिखते हो तो अंक के बाद में हाइफन अर्थात डैश लगाना आवश्यक होता है। ठीक है ना, क्या लगाना आवश्यक होता है? डैश लगाना आवश्यक होता है। इसी प्रकार 5 मेथिल, और कितने कार्बन थे? 6। तो 6 पर हेक्स और एक बन रहा है, तो क्या बनेगा? हेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा? हेक्सेन बनेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके पास ये नामकरण हो गया 3 एथिल 5 मेथिल हेक्सेन। तो इसमें यदि आपने देखा है कि यदि आपके पास इस प्रकार 2 प्रतिस्थापी समूह आ जाए तो किस प्रकार इसको अंक प्रदान करोगे? अब देखिए, यदि एक ही समान एक से या एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही देख लीजिए, एक बार छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे यहाँ पर CH3 आ जाए, ये भी मेथिल और ये भी मेथिल है। तो एक से अधिक यदि प्रतिस्थापी समूह आ जाए तो उनको क्या लिखा जाता है उसके बारे में देखिए। तो इसके लिए आपको मैं संख्या बता देता हूँ, ध्यान रखना, आगे क्लास में इसी समय नामकरण आपको बताएंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी समूह की संख्या के आधार पर इनकी संख्या आती है, तो क्या लिखा जाता है? तो क्या लिखेंगे? समान प्रतिस्थापी
समान प्रतिस्थापियों समूह की संख्या, समूह की संख्या। ठीक है। और प्रयुक्त शब्द क्या नाम लिखेंगे? प्रयुक्त शब्द जैसे कार्बन की प्रतिस्थापित समूह की एक संख्या हो तो उसको मोनो बोला जा सकता है। जैसे आपने सुना भी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है मोनो। यदि प्रतिस्थापित समूह की संख्या 2 हो, कितनी हो? 2 हो, उसको डाई बोला जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सुना होगा। यदि 3 हो, कितनी हो? प्रतिस्थापित समूह की संख्या 3 हो तो उसको ट्राई बोला जाता है। ठीक है। इसी प्रकार यदि प्रतिस्थापी एक समान प्रतिस्थापित समूह की संख्या कितनी हो? 4 हो तो उसको क्या बोला जाता है? टेट्रा। क्या बोला जाता है? टेट्रा। इसी प्रकार प्रतिस्थापित समूह की संख्या कितनी हो? 5 हो तो उसको बोला जाता है पेंटा। क्या बोला जाता है? पेंटा। ठीक है। यदि इसी प्रकार 6 हो तो उसको बोला जाता है हेक्सा। क्या बोलेंगे? हेक्सा। इसी प्रकार यदि प्रतिस्थापित समूह की संख्या 7 हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? हेप्टा। क्या बोलते हैं? हेप्टा। और यदि 9 हो, सॉरी 8 हो तो उसको क्या बोलते हैं? ओक्टा। क्या बोलेंगे? ओक्टा। और 9 हो तो उसको बोलते हैं नोना। क्या बोलते हैं? नोना। और 10 हो तो क्या बोलते हैं उसको? डेका। लेकिन आपको इतनी याद करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 4 तक, अधिकतम 4 होते हैं और महत्वपूर्ण सिर्फ ये 2 या 3 ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक याद रख लेना, आगे तो वही संख्या के आधार पर है। तो अगली क्लास में आपको इसी समय बताएंगे कि प्रतिस्थापी यदि एक समान हो तो उसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है, और यदि द्विबंध और त्रिबंध आ जाए तो नामकरण किस प्रकार किया जाता है। वो अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है। ओके।